नेपाल दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा देश और कारनामे बहुत बड़े। तो दरअसल नेपाल ने अपनी लैंड बाउंड्रीज को ब्रिटिशर्स से बचाकर रखा और कोई भी नेपाल को इन्वेड नहीं कर पाया। कॉलोनाइज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो नेपाल पहले छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था एंड वो आपस में लड़ते भी थे, बट यहाँ पर गोरखास का एक किंगडम था एंड इस छोटे से किंगडम के रूलर थे पृथ्वी नारायण शाह। इन्हें 20 ईयर्स की एज पे एक किंग घोषित कर दिया गया था, बट इन्हें ये चिंता सताती थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इसे तो मुगल्स इन्वेड कर रहे हैं, अब हम उन टेरिटरीज को यूनाइट कर लें तो शायद हम एक प्रॉपर हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे जिसे हम नेपाल नाम दे देंगे, जो कि फॉरेन रूल से हटकर होगा एंड हिंदूज के लिए एक बहुत अच्छा एरिया होगा। सो उन्होंने स्टार्ट किया कैप्चर करना लैंड कश्मीर से भूटान तक का। बिकॉज ये कश्मीर से भूटान तक का लैंड ब्रिटिशर्स ने कैप्चर नहीं किया था ड्यू टू अ वैलिड रीजन। अब ये वैलिड रीजन बाद में बताऊंगा, पहले जानते हैं कि नेपाल का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो दरअसल 9 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद गोरखाली लोगों जिन्होंने गोरखा आर्मी बनाई थी, उन्होंने 1769 में किंगडम ऑफ नेपाल एस्टेब्लिश कर दिया एंड अब यहाँ पर नेपाल बहुत स्पीडी ग्रोथ पा चुका था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल पा चुकी थी कई हिस्सों तक एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ ही चुका था। तब पता चला कि 2 पावर्स झलक रही हैं, एक तो थी गोरखास की पावर और दूसरी थी EIC की पावर। एंड अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे उनका एजेंडा तो पूरा हो गया था कि सब कॉन्टिनेंट को घेर लेंगे एंड इसके बाद इन्होंने ज्योग्राफी की वजह से भी अटैक नहीं किया बिकॉज 75% तो माउंटेन से ही कवर्ड थे एंड द मोस्ट रिजिड एटमॉस्फेयर टू लिव इन। बट ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था फाइटिंग अपहिल बैटल्स का, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे इस टाइम पर। ये फाइनेंशियली भी नहीं लड़ सकते थे, फिजिकली भी नहीं लड़ सकते थे और नेपाल की ज्योग्राफी में गोरखास को हराना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड इसी वजह से नेपाल काफ़ी लंबे टाइम तक बचा भी रहा। बट अब इस समय पर नेपाल और वो आमने सामने आने ही वाले थे बिकॉज सिंधुली घाटी वॉर ने प्लेस ली। एज आपको पता ही था कि वो लोग कश्मीर से भूटान तक का पूरा एरिया कैप्चर कर रहे थे, जिसमें बीच में आता है काठमांडू वैली का एरिया एंड दैट काठमांडू वैली एरिया वॉज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट एज वो उसके ज़रिए तिब्बत से ट्रेड कर सकते थे। बट अब बात आती है स्पेशल पॉइंट की। अब वो स्पेशल पॉइंट है कि नेपाल चिंग एम्पायर के साथ बाउंड्री शेयर करता था, जो कि उस समय चाइना का एम्पायर था, वो काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी उस सुपर पावर से डील नहीं करना चाहती थी, जिससे कि वो डायरेक्टली अटैक न किए जाएं चिंग एम्पायर के द्वारा, इसलिए लैंड बाउंड्री शेयर करना नहीं चाहते थे, जिस वजह से ग्रेटर नेपाल फॉर्म हुआ और कश्मीर से भूटान तक का एरिया कैप्चर किया गया। तो यही था वो वैलिड पॉइंट। बट अब हम लोग जानते हैं कि सिंधुली घाटी वॉर क्या था। तो अब देखो, पहली बात तो ये थी कि काठमांडू वैली पे हमला हो गया, तो सिंधुली घाटी वॉर ने प्लेस ली एंड सिंधुली घाटी वॉर में ब्रिटिशर्स जो थे उनने अपने ट्रूप्स भेज दिए गोरखा आर्मी के अगेंस्ट। बट अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स इतना नहीं जानते थे कि गोरखा आर्मी कितनी खतरनाक है एंड उन्होंने अपने 1000 सोल्जर्स इसमें गवा दिए और बाकी के जितने बचे हुए आए वो आर्म्स और एम्युनिशंस के बिना थे। उनकी आर्म्स एंड एम्युनिशन छोड़ के आ गए थे, वो मौत थी पीछे, हम तो जिंदा बच भी आए, बाकी के सारे निबट गए, अब हमें माफ कर दो, अब हमसे कुछ नहीं होगा, ये कह के चले गए वो सोल्जर्स। एंड उसके बाद जो असलियत सामने आई वो थी कि 50 साल तक ब्रिटिशर्स कहीं दिखे नहीं, उनकी आर्म्ड फोर्सेस ध्वस्त हो गई थी और वो बिल्कुल इतने ज़्यादा डरे हुए थे गोरखास से कि एक एक 500 पे भारी पड़ेगा, इनसे लड़ना ही नहीं है हमें। तो वो 50 साल तक बिल्कुल शांति करके बैठे थे। बट एट दैट मोमेंट नेपाल को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस मिला एंड उसके बाद नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने अटैक कर दिया अवध रीजन पे। अवध रीजन जो था वो ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टोरेट एरिया था। प्रोटेक्टोरेट एरिया को समझो, प्रोटेक्टोरेट एरिया वो एरिया होता है जो कि रूल तो उसके राजा के द्वारा ही किया जाता है, बट उस एरिया से टैक्स जो लिया जाता है वो मेनली एक सुप्रीम पावर के पास पहुंचाया जाता है और वो सुप्रीम पावर उस समय थी
ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये प्रोटेक्टोरेट एरिया बहुत ख़राब चीज़ थी बिकॉज इससे उन्हें पावर मिलती थी, बट ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए ये बेस्ट चीज़ थी, जिस वजह से उन्होंने अटैक किया। एंड इस बार अटैक ऐसा वैसा नहीं था बिकॉज 7 जनरल्स, 7 डायरेक्शंस और फाइनली इन्वेड किया नेपाल को। बट वो भी पूरी तरीके से नहीं, उसमें भी ब्रिटिशर्स 7 जनरल 7 डायरेक्शन से लगाकर भी कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए थे बिकॉज इसमें भी वो लोग आमने सामने आ गए थे। एंड आमने सामने आने के बाद तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वॉर या तो ट्रीटी। एंड अब इस केस में हुई ट्रीटी। अब सुगौली रीजन में ये हुई तो इसका नाम पड़ा द ट्रीटी ऑफ सुगौली। 1816 में ये हुई थी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे कि नेपाल ने सिक्किम, कुमाऊं, घारवाल, तेराई रीजन एंड ब्रिटिशर्स को पूरी एक्सेस मिल चुकी थी एम्बेसी बिठाने की काठमांडू वैली में, जिससे वो इनर पॉलिटिक्स पे तो पूरी नज़र रख सकते थे। बट ट्रेड इजी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए तिब्बत तक। एंड अब यहाँ पर उन्होंने रिक्रूट करना चालू कर दिया था गोरखास को ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी में। तो यहाँ पर नेपाल 100% इंडिपेंडेंट स्टेट तो नहीं बना था बिकॉज अब वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया था, उसे भी टैक्स देना पड़ता। बट जब इंडियन रिबेलियन हुआ, राज था नेपाल में जंग बहादुर राणा का, और 1846 से जब से जंग बहादुर राणा का राज चल रहा था तब से ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और पूरी राणा डायनेस्टी ब्रिटिशर्स के साथ हंटिंग एक्सपीडिशंस पे भी जाती थी, जिस वजह से जो राणास थे उन्हें गोरखास की मदद से ब्रिटिशर्स को हेल्प करने की सूझी जब प्रोटेस्ट हुए लखनऊ और अवध जैसे एरियाज में जो कि अनकंट्रोलेबल थे, ब्रिटिश आर्मी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तब 3200 सोल्जर्स दिए गए, वो भी गोरखास, और उनकी मदद से पूरे प्रोटेस्ट को बंद करवाया गया, जिनके बिना ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं थे, वो प्रोटेस्ट रोक ही नहीं पाते। बट अब इस समय पर जब प्रोटेस्टर्स बुरी तरीके से थक हार चुके थे एंड इतना सब कुछ करने के बाद गुड बुक्स में पहुंच चुके थे जंग बहादुर राणा ब्रिटेन की, एंड अब यहाँ पर टोटली उन्हें अवार्ड तो किया ही जाना था बिकॉज जंग बहादुर राणा को अवार्ड करने के लिए क्वीन विक्टोरिया खुद पधारी और उन्होंने अवार्ड किया ब्रिटिश हाईएस्ट मेडल्स में से एक नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ से जंग बहादुर राणा को। एंड ये जो था उनका हाईएस्ट मेडल्स में से एक था एंड इवन पहला फॉरेनर था उनके हिसाब से जिसे ये अवार्ड मिला हो। और जंग बहादुर राणा तो बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज जंग बहादुर राणा फाइनली अब सक्सेसफुल हो गया था अपने टारगेट में। एंड अब इवन राणा डायनेस्टी के लोग ट्रस्ट करने लगे थे ब्रिटिशर्स पर और ब्रिटिशर्स राणा डायनेस्टी के लोगों पर, तो इन्होंने अलायंस बना ली थी। और उसके बाद ये प्रोटेक्टोरेट एरिया तो थे ही, बट एक हंटिंग एक्सपीडिशन में शमशेर चंद्रा जो कि 1921 में रूलर थे, वो टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप हमें अब आज़ादी दे दो, प्रोटेक्टोरेट अब हम और नहीं रहना चाहते। बट उनकी अलायंस भी अच्छी बन गई थी जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इसे अप्रूव करते हुए उन्हें आज़ादी दे दी। एंड उसके बाद नेपाल आज़ाद हो गया 1921 में और इंडिया 1947 तक अटका। एंड इंडिया और पाकिस्तान में से किसी का भी पार्ट नहीं बना नेपाल। एंड इवन आज भी नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ओरिजिनलिटी इज ओरिजिनलिटी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।